दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। आज हमारा बिंदु रहेगा शर्मा हेम पावा बुक से राजस्थान का इतिहास। इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की सामंतशाही व्यवस्था। चलो शुरू करते हैं। सामंत व्यवस्था से तात्पर्य, जब एक राजा था तो उसके अपने कुल के वंशज अन्य राजपूत कुल जो साथी होते थे उन्हें सामंत बना दिया जाता था। नजदीक रिश्तेदारों को सामंत बनाते थे। ठीक है। राजस्थान का अस्तित्व काल 12वीं सदी माना जाता है, अतः सामंत व्यवस्था का उदय 12वीं सदी से माना जाता है। ठीक है, 12वीं सदी से सामंत व्यवस्था का उदय माना जाता है। राज्यों को प्रशासन, शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए सहायता देते थे कौन? सामंत। राव सुजा ने अपने पुत्र वीरम को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया तो उसके सामंतों ने उसे अयोग्य समझते हुए उसके भ्राता गंगा को मारवाड़ का शासक बना दिया। राव जोधा की मृत्यु पर उसके ज्येष्ठ पुत्र जोगा को गद्दी न मिलकर उसके बेटे सातल को राजा बनाने सामंतों की चलती थी। दो केस बताए गए ऐसे। पी व्यास का कहना, राजस्थान के राज्य के कुल क्षेत्रफल लगभग 80% व्यवस्था सामंतों के अधिकार में थी। भूमि की व्यवस्था, राजस्थान की सामंतशाही व्यवस्था की विशेषता समानता पर आधारित था। सामंतों को राजा से रक्त का संबंध था। बेसिक बेसिक बिंदु बताए गए, लिखने के लिए काम में आ सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं है। सामंत व्यवस्था का उत्थान पतन उनके राजाओं के साथ होना, सामंतों में स्वामी भक्ति के गुण, मुगल प्रभाव में राजस्थान की सामंत व्यवस्था। कर्नल टोड ने तो राजस्थान सामंत व्यवस्था को यूरोप की सामंत व्यवस्था से सिद्ध किया है। सैनिक व्यवस्था के संबंध, मारवाड़ में सामंत 1000 रुपये की रेट पर एक घुड़सवार, 750 रुपये और एक सूत्र सवार और 500 रुपये पर एक पैदल सिपाही राजा की सेवार्थ रखता था। ऐसी सेवाएं देता है इतने रुपये पर। मेवाड़ में 1000 रुपये पर 2 घुड़सवार, 4 पैदल सिपाही 3 महीने राणा की सेवा में बेचते थे। जयपुर राज्य में 1000 रुपये पर एक घुड़सवार, एक पैदल राजा। जैसलमेर में आय बहुत कम होती थी। बेसिक बेसिक चीजें बताई गई है। राजस्थान में सामंत व्यवस्था के विकसित होने के कारण हिंदू उत्तराधिकार नियम है। ज्येष्ठ पुत्र को तो राजा बना दिया जाता था, तो छोटे भाई थे उनको सामंत शाही मिलती थी। राजपूत नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, राजपूत नरेशों का सदैव संघर्षरत होना। पुरस्कार वितरण के लिए मध्य काल में भूमि एकमात्र साधन था, ज्यादा आय वगैरह नहीं थी। तो सामंतों का विश्वसनीय स्वामी भक्त होना। अब देखते हैं आगे मुख्य बिंदु। सामंत और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध क्या थे। जब सामंत की मृत्यु पर उसका पुत्र जागीर का भार संभालता तो उससे राजा को रेख देनी पड़ती थी। रेख क्या है? ठीक है। इसके अलावा राजा से हुक्मनामा और न्योत के रूप में भी राजा को पर्याप्त धनराशि देनी पड़ती है। यानी एक टाइप की क्या है, करी मान लो, रेख, हुक्मनामा, न्योत। मारवाड़ में रेख की 2 श्रेणियां विभक्त थी, एक पट्टा रेख, दूसरी भरतू रेख। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पट्टा रेख से तात्पर्य जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से, अनुमानित वार्षिक आय जिसका राजा पट्टे में उल्लेख करता था। और भरतू रेख से प्रयोजन या तात्पर्य उस रकम से होता था जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राजा के खजाने में जमा कराता था। ये तो खजाने में जमा होती थी, ये क्या था? वार्षिक आय थी, अनुमानित वार्षिक आय। पट्टा रेख और भरतू रेख मारवाड़ की श्रेणी है। जागीर से तात्पर्य उस सैनिक सेवा से तो सामंत द्वारा अपने राजा को राज्य विस्तार की रक्षा तो दी जाती थी, ताकि नौकर टाइप में। एक उदाहरण नजराना युवराज की प्रथम शादी पर भेंट, यानी पहले शादी भी ज्यादा थी। बाईजी लाल की विवाह पर न्योत के रूप में धन लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। न्योत क्या होता है? जागीर संभालने का हुक्म जारी हो जाता था, इसे हुक्मनामा कहते थे। उत्तराधिकार का शुल्क था ये हुक्मनामा। जोधपुर में हुक्मनामा था, जयपुर में नजराना बोलते इसको, बीकानेर में इसको पेशकशी बोलते हैं और मेवाड़ में इसको तलवार बंदाई बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम है हुक्मनामा की। जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो 1000 रुपये की रेख पर 75 रुपया लिया जाता था तीर्थ यात्रा। अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पिछले में जो श्रेणियां आई है, पट्टा रेख, भरथू रेख, वह सामंतों की विभिन्न श्रेणियां। राजपूत नरेशों ने मनसबदारों प्रथा के आधार पर अपने सामंतों का वर्गीकरण आरंभ किया मनसबदारी से, जबकि मनसबदारी पैतृक होते थे। जो सामंत मनसबदारी पैतृक नहीं होते थे, जबकि सामंत शाही पैतृक होती थी। इसमें सामंतों की 4 श्रेणियां बताई गई है। ठीक है, पढ़ते हैं। पहले राजवी, जो राजा के समीपस्थ होते थे, नजदीकी रिश्तेदार, काका, बाबा, भाई। दूसरे सरदार, प्रथम श्रेणी के सरदार शिरायत कहलाते थे, यानी इसके टाइप है सरदार के भी। प्रारंभ में मारवाड़ में श्रेणी के कुल 8 सामंत थे, जो 8 से बढ़कर 12 हो गए बाद में।
राव रणमल के वंशज दाई ओर बैठते थे, राव जोधा के वंशज बाई ओर बैठते थे। सामंतों को दो रीत ताज में प्राप्त थी। सामंत दरबार में उपस्थित होते तो राजा इनका अभिवादन करता था। देख लो कितनी चलती थी इनकी। दूसरी है बाह पसाव सामंत। पहली तो टाइप हमने पढ़ ली, ठीक है, सिरायत। दूसरी है बाह पसात, क्या है? सामंतों को दरबार में उपस्थित होने पर अपनी तलवार राजा के चरणों में रखता था तो राजा शेरवानी का पल्लू को छूना पड़ता था। जब राजा उसके कंधे पर हाथ रखता तो उसे बाह पसाव बोलते हैं। कुरब सामंत, राजा की बड़ी सेवा करने पर कुरब सामंत मिलता था। गनायत सामंत, राज परिवार से वैवाहिक संबंध होते थे इनके, गनायत सामंतों के। इसके बाद है मुतसद्दी सामंत। मुतसद्दी और गनायत ये अलग टाइप है, चार में से दो तो हमने पढ़ ली, दो ये तीसरी और चौथी। प्रशासन में कार्य करने के बदले जागीर मिलती है उसे मुतसद्दी बोलते हैं, ठीक है। प्रशासनिक कार्य के बदले जो जागीर मिलती है मुतसद्दी बोलते हैं। गनायत विवेक संबंध होते हैं। ये जो सरदार, इसके चार प्रकार है, सिरायत, बापसाव, कुरब सामंत। ऐसे मारवाड़ सामंतों की तीन श्रेणियां थी। राजवी शासक परिवार के सदस्य, मुतसद्दी प्रमुख दरबारी, जैसे भी इसमें प्रशासन के सरदार, पैतृक परंपरागत सामंत। राजा के उपरांत प्रधानमंत्री का पद होता था। कुप्पावतों को ठाकुर को प्राप्त था, ठीक है, मारवाड़ प्रशासन में। उसके बाद चांदावतों को दिया गया। उत्सव व सवारी के अवसर पर प्रधान महाराजा के पीछे हाथी पर बैठता था। कौन? ये प्रधानमंत्री था वो। मेवाड़ के सामंत 16, 32 और गोल। 16, 32 और गोल क्या था? मेवाड़ के सामंतों के प्रकार है। इन श्रेणियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी कहा जाता है। इसी व्यवस्था को अमरशाही रेख कहा जाता है। अमरशाही रेख क्या है? मेवाड़ के सामंतों के टाइप को एक रूप में कहा जाता है। महाराणा के दिन 2 राजा, 16 उमराव, 32 सामंत, ऐसी श्रेणियां थी। इस सामंत व्यवस्था में बनेड़ा और शाहपुरा में का विशेष स्थान था। सलोमपुर के ठाकुर को प्रथम श्रेणी के सामंतों में शामिल था, क्योंकि ये प्रशासन में चलाता था मुख्यतः। यहाँ का सामंत सिंहासन उंदरी का गम्यति भीलराज इनका तिलक करता था। प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या 16 निश्चित थी। सामंत उमराव कहलाते थे। बाद में इसकी संख्या 21 होगी। उमराव, ताजीम, बाव पसाव, हाथ खुरब, ये भी टाइप राजा देता था इनको। दरबार में बैठने का स्थान निर्धारित था, इसे ओल कहते हैं। ओल क्या था? तो दरबार में बैठने का स्थान है इनका। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ओल। महाराणा के दाहिने हाथ की बैठक को बड़ी ओल, बाई तरफ की बैठक को कंवरी की ओल कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। बड़ी ओल, कंवरी की ओल क्या है? बाई साइड की व्यवस्था कंवरी की ओल, बैठने की व्यवस्था है ओल। वैसे तीसरी श्रेणी के सरदार गोल होते, 16, 32 और गोल, ये श्रेणियां है। मेवाड़ के सामंतों को 1/4 छठुंत के रूप में राजकोष में जमा कराना पड़ता था। इसे उत्तराधिकार शुल्क, इस कर को कैद या तलवार बंदाई भी कहा जाता था। सामंत की मृत्यु होने पर जब्ती बिठाते, जब्ती, तलवार बंदाई की रकम प्राप्त होने पर जब्ती उठा ली जाती थी। भिंडर, गोगुंदा, देवगढ़, बनेड़ा और शाहपुरा के सामंत तलवार बंदाई कर से मुक्त थे। कौन सा एरिया मुक्त था? ये भी याद रखना है मेवाड़ में। भिंडर, गोगुंदा, देवगढ़, बनेड़ा व शाहपुरा, इनका कुछ नहीं लगता था। जब सामंत अपनी घर लौटते तो उन्हें सीख का बेड़ा प्रदान करता था राजा। अब बीकानेर के सामंत महाराजा राज सिंह के समय से पूर्व बीकानेर में भी राजा व सामंतों के मध्य समानता के आधार पर आते, परंतु राज सिंह ने मुगल दास्ता स्वीकार कर मुगल शक्ति के सारे पट्टा प्रणाली का प्रारंभ राज सिंह द्वारा किया गया, ठीक है। बीकानेर में सामंतों की शक्ति क्षीण करने की दृष्टि से बीकानेर ने कांगल और बिद्दा के प्रमुख ठिकानों को तोड़ दिया। किन ठिकानों को तोड़ा? कांगल और बिद्दा। बीकानेर के राजपूत के अलावा अन्य लोगों को भी सामंत बनाया गया। इस प्रकार मुत्सद्दी वर्ग के सामंतों को बीकानेर में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। मुत्सद्दी दूसरा वर्ग होता था घर के अलावा। बीकानेर के सामंतों की 3 श्रेणी थी। राव बीका के वंशज, उनके भाई वगैरह, और तीसरे थे परदेशी, ठीक है। 3 श्रेणी थी बीकानेर। प्रथम 2 श्रेणी के सामंत वंशानु के थे, भाई हो गए लगभग। वे आसामीदार, चाकर व पट्टायत कहलाते थे। आसामीदार, चाकर व पट्टायत बिका वाले, यही घर वाले। बीकानेर में राठौड़ों के आने से पूर्व विद्यमान थे, इसलिए ये परदेशी कहलाते हैं। परदेशी आए हुए नहीं थे, इनके टाइप थे जो इनके आने से पहले थे। यहाँ पर बीकानेर जोधपुर से बना हुआ है। वैसे 1794 में यही रकम महाराजा सूरत सिंह से घोड़ा रेख के अंतर्गत वसूली गई। सामंतों ने वसूली थी। सूरत सिंह ने सामंतों से घोड़ा रेख के अलावा रुखवाली बात, सुरक्षा कर, ये भी अच्छा, रुखवाली बात क्या? सुरक्षा कर, नोता वसूल किया। किसने? सूरत सिंह ने सामंतों से।
जागीरदारों में न्यायाधीश भी कार्य करते थे, परंतु किसी को मृत्युदंड नहीं देते थे। अब जयपुर के सामंत, जयपुर के सामंत का विभाजन 12 कोटड़ी के आधार पर किया गया। कछुआ नरेश पृथ्वीराज के 17 पुत्र, जिनमें 12 पुत्रों के नाम पर ये जागीरें चली, जिन्हें 12 कोटड़ी सामंतों के प्रकार है जयपुर में। जयपुर राज्य में राजपूत सामंत ठाकुर कहलाते थे, जिनमें शेखावत, नरूकार, इनके पुत्र वगैरह बताए गए। पॉलिटिकल एजेंट मेजर थोरेसबे ने शेखावतों को एक प्रकार से करद राजा बताया। करद राजा किसे बताया गया? शेखावतों को। जयपुर में जयपुर राज्य के सामंत 2 श्रेणी में विभाजित, ताजमी और खास चौकी। ताजमी और खास चौकी कहाँ के सामंतों के प्रकार है? तो जयपुर की। ताजमी सरदार महाराजों को नजर भेंट करता था। इसी श्रेणी के सरदारों में खास शुल्क भी भेजना पड़ता था, और जब राजा इसको सिरोपाव देकर विदा देता था। उत्तराधिकारी शुल्क ठिकाने की वार्षिक आय का 7वां भाग लिया जाता था जब राजा बनता था। वो कोटा के सामंत, कोटा के सामंतों की 2 श्रेणी है, देश के जागीरदार और दरबार के जागीरदार। देश का दरबार के जागीरदार। देश के जागीरदार जिन्हें राज की सेवा के बदले जागीर मिलती थी। दरबार के जागीरदार महाराव के निकट संबंधी होते थे। निकट संबंधी राजवी कहलाते थे और दूर के संबंधी अमीर उमराव कहलाते थे। ठीक है। कोटा में ताजमी सरदारों की संख्या 36 थी। हाड़ा राजपूतों की 8 जागीरें थी, जिन्हें कोटड़ी या कोटड़ियत कहते थे। कोटड़ियत में हाड़ा राजपूत शामिल थे। अन्नव रखा भी एक सामंत था। कहाँ का? कोटा का। अब जैसलमेर के सामंत रावल अधराज के समय शासनकाल में डाबी व जीवनी प्रकार की मिसले का निर्माण। डाबी और जीवनी कहाँ की मिसले हैं? तो जैसलमेर के। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है डाबी व जीवनी। डाबी व जीवनी बाई और दाई और। ठीक है। डाबी बाई और, जीवनी दाई और। जो संबंधित सरदार वो राजवी, सभी में ये राजवी नाम है। दूर के संबंध रावलोल, जैसलमेर रावलोत कहते थे। राजस्थान के अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी सरदारों को ताजमी प्रदान की। ताजमी भी इक्के बड़ी व 2 बड़ी प्रकार की थी। ताजमी और इक्के बड़ी और 2 बड़ी क्या है? तो ये भी याद रखना है। इक्का समान है जैसलमेर का। रावल कोई रेक नहीं लेता था, राजा बनता था। समीक्षा बताएगी इसमें। बाद में सामंतों की अन्य श्रेणियां, जैसे बोमिया और ग्रासिया भी सामंतों की श्रेणी में माने जाते हैं। ठीक है। बोमिया और ग्रासिया ये सामंतों की श्रेणी है। बोमिया वे सामंत होते थे जो सीमांत की सुरक्षा, बोमिया इन गांव को बोमिया बोले, इन गांव की रक्षा कर रहा। इसके अलावा मोटे दर्जे की बोमिया और छोटे दर्जे की बोमिया। ओगणा, पान खावा, जवास जागीरदार बोमिया वर्ग के होते थे। बोमिया वर्ग का टाइप है ओगणा, पामखा और जवास। फौजबल व खिचड़ी लाग के रूप में राजा के खजाने में कुछ धन जमा कराना पड़ता था। इन्हें हुकूमत लाग भी देनी पड़ती थी। किनको? बोमिया वगैरह होते थे इनको। कर्नल बुक ने अपनी पुस्तक जयपुर राज्य के इतिहास में राज्य के जागीरदारों का वर्णन किया है। अब ग्रासिया सामंत, हमने पहले पढ़ा बोमिया, पढ़ रहे हैं ग्रासिया। सैनिक सेवा के बदले भूमि की उपज का ग्रास प्राप्त करते थे। सैनिक सेवा के बदले इनको भूमि मिलती थी, उनको ग्रासिया कहते हैं। खास नहीं, बेसिक टॉपिक पूरा हो चुके, बेसिक बिंदु बच्चे हैं। सामंत प्रथा से लाभ क्या हुआ? राज्यों की सुरक्षा में सहायता मिली, राजस्व की वसूली में सहायता मिली, आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी रहा, राजपूतों में एकता बनी रही, जीवन यापन का साधन हो गया, राज दरबार में गौरव के साधन हो गए, नरेशों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लग गया। सामंतों की भी चलती थी कई जगह। सामंतशाही व्यवस्था से हानियां, राजा का सामंतों पर आश्रित होना, अहंकारी व स्वाभिमानी सामंत राजा के मार्ग में बाधक हो गए, भूमि का बंटवारा हो गया, टुकड़े हो गए, राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया, सामंत व्यवस्था असमानता की पोषक रही, सामंतों का जीवन विलासी व निष्क्रिय रहा। कल आप पढ़ेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजस्थान की सामंतशाही व्यवस्था। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।